तो ब्रो, आज इस वक्त इस दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? आपकी नजर में कौन है? ये तो इलॉन मस्क है, और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस। आप भी वही कह रहे हैं जो लोग दिखाना चाह रहे हैं आपको, जी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ना। अब हम बात करेंगे 16वीं सेंचुरी की। ये वक्त है जर्मनी का, और जर्मनी का जो शहर है फ्रैंकफर्ट, वहां एक ऐसी कम्युनिटी जिनकी ना कोई इज्जत है, ना उनको काम करने की इजाजत है, ना उनको बोलने की इजाजत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्यूज की। ज्यूज को जर्मनी में उस वक्त 16वीं सेंचुरी में एक ऐसा समझा जाता था जैसे कोई बीमारी। ज्यूज की ना कोई इज्जत थी ना कुछ। उनको एक, जैसे आप स्लम्स कैसे सोच सकते हैं, स्लम्स आपकी झोपड़पट्टी जो होती है उसका भी आप थर्ड क्लास सोचोगे ना, उससे भी थर्ड क्लास सोचोगे, तब वो उनके वो स्लम्स होते थे। जर्मनी में उनको एक अलग जगह दी गई थी, उसका नाम था घेटो जुडेनकेस। आज भी अगर आप जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जाएंगे तो वहां म्यूजियम है, घेटो की म्यूजियम है, वहां जाकर उनके निशानात दे सकते हैं। छोटी सी गली होती थी जिसमें आप ये समझ लीजिए 3000 ज्यूस वहां अलाउड थे रहने को, और पतली पतली गलियां, एक एक क्वार्टर में 30-30 लोगों की मेंबर की फैमिली वहां रहती थी। ये वहां यहूदियों के हाल थे, तो इनके खिलाफ साजिशें चल रही थी। दीवारों पे आप देखोगे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखा जा रहा था। अब जो ये यूरोप के जो क्रिश्चियन थे, वो कैथोलिक थे, उनकी जो विचारधारा थी कट्टरपंथी वाली थी, और वो इनके पर जुल्म कर रहे थे। संडे को क्रिश्चियनों का फेस्टिवल होता था, तो ज्यूज अलाउड नहीं थे कि वो निकल सके। अच्छा जी, और इनके घेटों पे जो झोपड़पट्टी स्लम्स हैं, उसके बाहर बाउंड्रीज कर दी गई हैं कि आपकी इतनी हद है। और आप ये देखो कि मतलब रात में तो उनको निकलना नहीं है, काम वो कर नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस वो कर नहीं सकते हैं। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि ज्यूज पे जो जेनोसाइड हो रहा है तो फिलिस्तीन से हो रहा है। जब ये इनका डायस्पोरा हुआ फिलिस्तीन से, जब टाइटस ने इनको वहां से निकाला, तो ये इधर उधर हो गया, तो यूरोप में भी आए हैं ना। तो ये नाइंसाफी हुई इनके साथ? बिल्कुल नाइंसाफी है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, वक्त को कुछ और दिखाना था। वो कहते हैं ना कि जब वक्त करवट लेता है तो लोगों के हालात क्या, जिंदगियां बदल जाती हैं। अब वक्त था 1744। इन्हीं यहूदी बस्ती में एक फैमिली जो रहती थी, 30 मेंबर उसमें रहते थे, उसमें एक लड़का पैदा होता है 1744 को, जिसका नाम होता है मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड। ओके, ये नाम तो मैंने बहुत सुना है, बहुत चाइल्ड। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। ये इनका सर नेम था, ये इनका नाम ही था ये? ये मैंने जैसे आपको बताया, ज्यूस फैमिली जो वहां रहती थी गेटो में, स्लम्स में रहती थी, तो वो अपने घर के बाहर लाल कलर की रेड शील्ड, जो शील्ड होती है वो टांगती थी, और अपने गले में भी लटकाती थी कि वो अलग दिख सके। तो रेड को जर्मन में कहते हैं रॉट, लाल कलर को रॉट्स कहते हैं, और जो शील्ड होती है तो ये हो गए रॉट शील्ड, रॉट शील्ड हो गए। लेकिन जब वक्त बदला तो मखसूस जो ये खास करके जो ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली थी, उन्होंने ये नाम को, उस शील्ड को रॉथस्चाइल्ड हो गया बाद में ये। जी, तो इसी को शील्ड को रॉथस्चाइल्ड हो गए। ओके जी, अब मुझे कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे इनकी पूरी जर्नी बताइए। तो उनके जो फादर थे उनका नाम था मोसेस रॉथस्चाइल्ड, उनके फादर का। उनके फादर क्या काम करते थे? उनके फादर का काम था जो ये सिल्क होता है, सिल्क मर्चेंट थे, और दूसरा काम था जो करेंसी होती है, वो करेंसी चेंजर थे। वो जो उनके फादर थे मोसेस रॉथस्चाइल्ड, वो अपने बेटे को कभी बिजनेसमैन या कुछ ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। वो अपने बेटे एम्शेल रॉथस्चाइल्ड को रब्बी बनाना चाहते थे। रब्बी? जी, रब्बी क्या होता है? जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में मौलाना होते हैं, हिंदू भाइयों में पंडित होते हैं, तो ऐसे ज्यूस कम्युनिटी में मौलाना या पंडित को रब्बी कहा जाता है। एक लड़के पे 13 साल की उम्र में सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जब इनके फादर मोसेस रॉथस्चाइल्ड का डेथ हो जाती है। तो इनके घर वाले जो होते हैं वो इनको जर्मनी का एक शहर है हैनोवर, वहां भेज देते हैं। वहां एक ज्यूज रहते हैं, उनका नाम है साइमन ओपेनहाइमर, उनका साइमन ओपेनहाइमर नाम होता है। उनकी बैंक फर्म होती है। अब ये बैंक नहीं, जैसे आज आप बैंक देखते हैं, एक बैंक फर्म होती है, वहां एम्शेल रॉथस्चाइल्ड को भेज दिया जाता है। ये 13 साल की उम्र में वहां जाते हैं बैंक फर्म, साइमन ओपेनहाइमर वहां जाते हैं। वहां ये 6 साल काम करते हैं, 6 से 7 साल वहां काम करते हैं। तो जब वहां ये काम कर रहे होते हैं तो ये दो चीज वहां सीखते हैं, एक आपका फॉरेन ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज। अब फिर ये वापस 6 साल के बाद फ्रैंकफर्ट आते हैं, जो अपना शहर जो जहाँ ये इनकी पैदाइश थी, वहां आते हैं। और यहाँ आके जो ये काम करते हैं, सबसे पहले ये रेयर कॉइन्स और एंटिक चीजों का काम करते हैं। रेयर कॉइन्स होते हैं ना, जो उस जमाने में आपका एशिया से फिर यूरोप और ये काम शुरू हो चुका था, तो ये रेयर कॉइन्स का काम करते हैं। लेकिन इनको एक चीज पता थी, इनको रिच नहीं बनना था, इनको बिलियनियर नहीं बनना था, इनको पूरी दुनिया पे रूल करना था। उस टाइम पे ये समझो फ्रैंकफर्ट का एक हाकिम जो
किंग था, रूलर, उसका नाम था विलियम्स। ये विलियम से मिलते हैं और विलियम्स को भी शौक होता है इन चीजों का, कॉइन्स का, एंटिक चीजों का। तो ये कुछ एंशिएंट रॉथस्चाइल्ड उनको गिफ्ट करते हैं कुछ कॉइन्स और कुछ एंटिक चीजें, तो वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनकी बिजनेस स्किल, इनका माइंड भी अच्छा था। तो विलियम्स जो होते हैं वो इनको काम भी यही दे देते हैं कि तुम हमको ला के यही सब कॉइन्स और ये सब रेयर कॉइन्स ला कर दिया करो, तो इससे इनका बिजनेस रिलेशन भी टाइम हो जाता है। तो इनके 5 बेटे थे। अब हम इनके बेटों के बारे में बताते हैं। इनके 5 बेटे थे। बड़े बेटे जो सबसे बड़े बेटे थे, इनका भी एमशेल नाम था, लेकिन वो एमशेल के आगे अपने फादर का नाम लगाते थे, एमशेल मेयर रॉथस्चाइल्ड। इनका जो दूसरा बेटा था जिसका नाम था सोलोमन, तीसरा बेटा था नेथन, चौथा बेटा था जो कार्ल और 5वां बेटा जेम्स। ये 5 बेटे थे। ज्यूस के बारे में ये समझ लो, खास करके रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में ये समझ लो, आप सोचते होंगे, हम सोचते होंगे, लेकिन ये सोचते ही ऐसे नहीं सोचते, ये प्री प्लान सोचते हैं। आज की नहीं सोचते हैं, ये कहिए 1 साल के बाद की, 2 साल के बाद की, 5 साल बाद की, 100 साल 50 साल के बाद की भी सोचते हैं कि अगर हम अभी ऐसा करेंगे तो 50 साल के बाद हमको क्या बेनिफिट देगा। तो एंशिएंट रॉथस्चाइल्ड ने अपने जिंदगी में 5 बेटों को, मैंने आपको 5 बेटों बताए, जो बड़ा बेटा था तो उसको फ्रैंकफर्ट में ही अपना जो बैंकिंग सिस्टम था उसको यही संभालने को दे दिया। जो दूसरा बेटा था सोलोमन, उसको दे दिया वियना, यूरोप का जो कंट्री है वियना, उसको वहां वियना भेज दिया। और जो तीसरा बेटा था नेथन, उसको ब्रिटेन भेज दिया, ठीक है। और जो चौथा बेटा था कार्ल, उसको नेपल्स भेज दिया। और जो 5वां बेटा था जेम्स, जो सबसे छोटा बेटा जेम्स रॉथस्चाइल्ड था, उसको भेज दिया फ्रांस। अब जो 5 बेटे हैं जो इनके, उन 5 बेटों में सबसे होशियार बेटा वो था 3rd नंबर पे नेथन रॉथस्चाइल्ड, जो कहां भेजा था, लंदन, ब्रिटेन, लंदन भेजा था, ठीक है। तो ये लंदन में जाते हैं और अपना बैंक सिस्टम वहां पे कायम करते हैं। तो यूरोप में इस टाइम में आपको बताया ना एरा कौन सा था, नेपोलियन एरा। नेपोलियन ने सबकी नाक में दम करके रखा था, यहाँ तक वो उसने डिक्लेयर कर दिया था अपने एम्पायर, फ्रांस के एम्पायर हो गए हैं और पूरे यूरोप पे जहां तक वो करने वाला था कब्जा। तो सारी कंट्रियां जितनी थी इससे लड़ने के लिए तैयार, लड़ी थी, वॉर में थी उस टाइम, नेपोलियन के अगेंस्ट थी ना। तो इन्होंने देखा, नेथन रॉथस्चाइल्ड ने देखा कि क्यों ना, क्योंकि इनसे जो कंट्री लड़ रही है, तो उस कंट्री लड़ने की ताकत तो है, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। एक वॉर में क्या है, पैसा चाहिए, वो आर्म चाहिए, हथियार चाहिए। तो नेथन रॉथस्चाइल्ड ने क्या करा, इनको हथियार और पैसा फंडिंग करी। उन्होंने फंडिंग इनको करी, उनको लोन दिया जो नेपोलियन के खिलाफ कंट्रीज खड़ी थी। इन्होंने किसको सपोर्ट किया, ब्रिटेन को फंडिंग करी, लोन दिया। दूसरी थी आपकी पर्शिया और तीसरी ऑस्ट्रेलिया। 3 कंट्री तो उन्होंने, ऐसे तो बहुत सी करी, लेकिन ये 3 हम मेन बता रहे हैं। आप यकीन मानो कि ब्रिटेन को उस टाइम 9.8 मिलियन पाउंड्स की फंडिंग करी है। 9.8 मिलियन पाउंड, उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त की बात कर रहे हैं। अब है 1815 का टाइम, और आपको पता है ब्रिटेन और फ्रांस में बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, नेपोलियन और आपकी ब्रिटेन, इंग्लैंड। अब आप ये बताइए, जो उनके फादर ने इनको अपॉइंट किया था अपने बेटे को, नेथन रॉथस्चाइल्ड को, कहाँ अपॉइंट किया था, कहाँ रखा, ब्रिटेन, लंदन, लंदन। और दूसरा जो सबसे छोटा बेटा और जेम्स रॉथस्चाइल्ड, उनको कहाँ किया था, फ्रांस। फ्रांस। वॉर कहाँ हो रही है, फ्रांस और ब्रिटेन में। इस बैटल में नेपोलियन की हार हो जाती है। अब मेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है, लोग ये बताते हैं कि नेथन रॉथस्चाइल्ड को कैसे पता चल गया, ब्रिटेन लड़ा उसको नहीं पता, ब्रिटेन लड़ा उसको नहीं पता। जैसे ही उनको पता चलता है कि नेपोलियन की हार हुई है, नेथन रॉथस्चाइल्ड को, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं और वहां जाकर एक रूमर फैला देते हैं। क्या रूमर फैला देते हैं, कि नेपोलियन जीत रहा है और इंग्लैंड हार रहा है। तो जो लोगों ने इस टाइम स्टॉक्स लगाए होते हैं, जो उनके शेयर्स लगे होते हैं, तो जो मार्केट, स्टॉक मार्केट होती है, वो तो क्रैश कर जाती है, क्योंकि सारा पैसा लगा हुआ था और इंग्लैंड हार रहा है। और इन्होंने मैनिपुलेट करने के लिए नेथन रॉथस्चाइल्ड ने क्या किया, वहां लंदन के स्टॉक एक्सचेंज वहां गए और वहां जाकर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए अपने ही शेयर्स बहुत एग्रेसिव होकर ऐसे बेचते हैं, लोगों को लगता है सच में नेपोलियन जीत रहा है और इंग्लैंड हार गया है। और लोगों ने क्या किया, इनको देख के, जब भाई नेथन रॉथस्चाइल्ड बेच रहा है शेयर्स, तो अब तो मार्केट क्रैश हो चुकी है, तो लोगों ने कौड़ियों के दाम सस्ते में अपने शेयर्स निकालना शुरू कर दिए। और इन्हीं की टीम, नेथन रॉथस्चाइल्ड की, वहां एजेंट थे जो कौड़ियों के दाम सस्ते शेयर्स उन्होंने खरीदे। और जब बाद में पता चला, बाद में वो जब तक न्यूज आई कि नहीं नेपोलियन हार गया है, इंग्लैंड जीत गई है, जब तक वो शेयर्स की कीमत कहाँ जा चुकी थी, टॉप पे। अब वो शेयर्स किसने खरीद लिए थे सारे कौड़ियों के दाम, जी नेथन रॉथस्चाइल्ड। अब नेथन रॉथस्चाइल्ड पास एक पैसों का तूफान आता है, दौलत का तूफान, जिसको रॉथस्चाइल्ड दी रॉथस्चाइल्ड बन जाता है। अब ये यूरोप के फ्रेम में आ गए हैं। अब लोग समझने लगे कि कोई दी रॉथस्चाइल्ड्स हैं।
हाँ, अब मेन क्या था, अब यूएस, अब अमेरिका की नजर में आना था। तो अमेरिका में हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि इस टाइम गोल्ड क्राइसिस हो जाती है। तो आपको पता होगा जेपी मॉर्गन कौन है, जो बड़ा फाइनेंसर है, वो भी बहुत बड़ा फाइनेंसर है। अगर मॉडर्न अमेरिका को बनाने वाला है वो जेपी मॉर्गन है, जो बात है वो है। तो उस टाइम गोल्ड क्राइसिस हो जाते हैं, तो जेपी मॉर्गन इनसे गोल्ड खरीदते हैं, इससे रॉथस्चाइल्ड से। तो इस तरह अमेरिका में भी ये फ्रेम में आ जाते हैं। तो इस तरह ये दुनिया में पूरे छा जाते हैं, और आज तक इनकी रॉथस्चाइल्ड फैमिली दुनिया की रिच फैमिली बनी हुई है। ऑल इन ऑल दी रॉथस्चाइल्ड। दी रॉथस्चाइल्ड।